Assalamualaikum dear student, teachers, parents and friends. It's Nisar Shilpa and face my profession. तो आज मैं हाजिर हुआ एक नए चैप्टर के साथ, एक नया टॉपिक। हमारा जो नया चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्क। व्हाट इज वर्क? चैप्टर नंबर 4। तो व्हाट इज वर्क? चैप्टर नंबर 4 और हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क, यानी काम। काम क्या होता है? व्हाट इज वर्क? जनरली जब हम स्टडी करते हैं तो वो भी काम है। हम कहते हैं काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? स्टडी कर रहा हूँ। काम है, बिल्कुल काम है, ठीक है। थिंकिंग, जब सोच रहे हैं वो भी एक काम है, क्योंकि एनर्जी यूज होती है। या कॉमनली मैंने इस डस्टर को उठाया अपने हाथ में, इस तरह पकड़ के मैं इधर ही खड़ा हूँ, इसको मोशन नहीं दे रहा हूँ, बस अपनी ही जगह पे खड़ा हूँ, सिर्फ इसका पोजीशन मैंने चेंज किया, ठीक है। तो ये काम है, क्योंकि मैं तक जाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स कहते हैं कि ये काम नहीं है। मैं कहता हूँ ये काम है, क्योंकि मेरी एनर्जी तो कंटिन्यूसली कंज्यूम हो रही है। और एनर्जी क्यों कंज्यूम हो रही है? ये जो मेरे मसल्स हैं, इंसान के बॉडी के जो मसल्स, ये सॉलिड बॉडी नहीं है। ये ऐसा नहीं जैसे कि हम किसी सॉलिड सपोर्ट किसी बॉडी को दे दे, वो सपोर्ट कर दें। ये सॉलिड बॉडी हमारे जो मसल्स है, तो इसलिए इसको होल्ड करने के लिए हमारे ये जो मसल्स है कंटिन्यूसली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्ट रिलैक्स। रिलैक्सेशन क्यों करते हैं? रिलैक्सेशन इसलिए कि एनर्जी ले सके बाकी बॉडी से, और कंट्रैक्शन इसलिए कर रहा है ताकि इसको यहां पे होल्ड कर सके। तो एनर्जी कॉन्स्टेंटली मुसलसल यूज हो रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा, ठीक है। फिजिक्स काम को किस तरह डिफाइन करता है? याद रखिए, फिजिक्स का डिफिनीशन कुछ और है, और वो डिफिनीशन कुछ इस तरह है। मैं लिखता हूं और मेरा डिफिनीशन हमेशा के लिए थोड़ा सा यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। तो देखते हैं कि मेरा जो डिफिनीशन है वर्क का वो कैसा है, ठीक है। वर्क का जो हमारा डिफिनीशन है वो है कि द वर्क इज डन व्हेन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ kinetic energy from one body to another body by a physical quantity force। मेरा डिफिनेशन है वर्क। फिजिक्स के उसूल के मुताबिक वर्क तब होगा जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फोर्स के जरिए हो। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो है वो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे कि एनर्जी करंट के जरिए भी ट्रांसफर होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक एनर्जी का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो करंट के जरिए भी हो सकती है। इस तरह टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये बॉडी गर्म है, ये हॉट है, ये कूल बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो हीट एक एनर्जी है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है, रेडिएशन भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्क के केस में याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। किस चीज के जरिए? एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? फोर्स होनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय ए फिजिकल क्वांटिटी फोर्स इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क तब होगा। यही वजह है कि वर्क जो है, द वर्क इज ऑलवेज defined
term of force and displacement। याद रखो कि वर्क जो है हमेशा के लिए हम कैसे डिफाइन, कौन से टर्म्स में डिफाइन करेंगे, कौन से टर्म्स में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स भी हो और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो। वो जो हम टैंकिंग की बात कर रही थी, या इधर वो जो मैंने डस्टर इधर इस तरह पकड़ा हुआ था, या किसी लोड को इस तरह मैं पकड़ के, इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, फोर्स यूज किया जा रहा था मुसलसल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं था, इसलिए ये वर्क नहीं है फोर्स के फिजिक्स के उसूल के मुताबिक। तो इसलिए वर्क इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। क्लियर हुई बात? तो याद रखिए, जब फोर्स जो है द डिस्प्लेसमेंट या द बॉडी मस्ट बी totally or partially displaced in the direction of force। तो ये भी नोट करते हैं कि बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो या तो टोटली फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए, या फोर्स के किसी कंपोनेंट के डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेस होना चाहिए। कैसे? देखो जी, ये एक बॉडी हमारे पास, एक इस पे फोर्स अप्लाई हुई है, फोर्स है, और बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टोटली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये मुकम्मल तौर पर फोर्स की सिमत में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक और ये हमारे पास सपोज बॉडी, इस पे फोर्स इस तरह अप्लाई हुई, ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये टोटली फोर्स के डायरेक्शन में तो नहीं है, लेकिन फोर्स के कंपोनेंट के डायरेक्शन में है। फोर्स के कंपोनेंट ले लें, ये एक इसका एक कंपोनेंट है y, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है fx। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस कंपोनेंट के डायरेक्शन में है। क्लियर हुई? तो इन सारी बातों के नतीजे में हम अब वर्क को डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ वी डिफाइन द वर्क नाउ। डिफिनीशन ऑफ वर्क अब क्या है? डिफिनीशन ऑफ वर्क याद रखो, क्योंकि हमने बात की कि वर्क इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है या डिफिनीशन है वो हम कैसे करेंगे? द डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called वर्क। याद रखिएगा कि वर्क का जो डिफिनीशन है, एग्जैक्ट डिफिनीशन वो क्या है, और इस डिफिनीशन में मैंने स्टार्ट में बात भी की कि वर्क इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? वर्क इज इक्वल टू फोर्स, हमारे पास एक वेक्टर है, डॉट, ये भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का याद है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको भी इस तरह लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये जबरदस्त डिफिनीशन है वर्क का। तो वर्क तीन बातों पर डिपेंड करना है। देखिए याद रखिएगा, वर्क जो है मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डिफिनीशन में शामिल नहीं है, अभी फिलहाल डिफिनीशन में शामिल नहीं। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें कि मास ज्यादा हो तो उसके लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, लेकिन हमें उस जंजल में अभी हम नहीं पढ़ने वाले। अब हम बात कर रहे हैं इसी वक्त सिर्फ फोर्स की, कि फोर्स कितना यूज हुआ,
बॉडी छोटा है या बड़ा है वो जो है वो हम फोर्स पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल पर डिपेंड करता है। क्लियर हुई बात? अच्छा, और वर्क जो है, जब वर्क हो, याद रखिएगा, तो बॉडी का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन ये जरूर चेंज होगा। क्लियर हुई बात? ये जरूर चेंज होगा। जब तक वर्क ना हो, तो अगर बॉडी मोशन में है तो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट रहेगा, या एक बॉडी जो रेस्ट पे पड़ी हुई है तो उसका जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। तो ये भी नोट करें कि नोट दैट द वर्क changes the state of rest or motion of a body। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे पास वर्क है। देखिए, वर्क जो है ये चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो इसलिए यूनिट ऑफ वर्क जो है, यूनिट ऑफ वर्क वो है जॉल, जॉल इन सिस्टम इंटरनेशनल। और 1 जॉल वर्क कितना होगा? 1 जॉल वर्क होगा अगर एक बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स इस्तेमाल हो और वो बॉडी डिस्टेंस कवर करे 1 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी पे 1 जॉल का वर्क हुआ। एक दूसरा यूनिट है, ये पहला यूनिट है, दूसरा हमारे पास है अर्ग इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हमारे पास अर्ग है, और 1 अर्ग किस चीज के इक्वल होगा? 1 अर्ग इज इक्वल टू 1, इस सिस्टम में फोर्स का यूनिट जो है वो हमारे पास डायन है, और इसमें लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो 1 डायन सेंटीमीटर, जब एक बॉडी पे 1 डायन का फोर्स इस्तेमाल करे और वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करे, तो वो वर्क होगा क्या? 1 अर्ग। जॉल और अर्ग के बीच का जो रिलेशन है, तो देखिए जॉल इज इक्वल टू अर्ग। अब न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी सिस्टम में आप जाएं, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर 2 सिस्टम है, सपोज 2 सिस्टम है, एक में यूनिट बड़ा है, दूसरे में यूनिट छोटा है, तो इस साइड को इस साइड के साथ बैलेंस करने के लिए ये यूनिट है साइड, दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चूंकि यूनिट बड़ा है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू समान होनी चाहिए, यहाँ पे जो यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होना चाहिए। क्लियर हुई बात? ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपको। तो अच्छा, अब जॉल जो है ये बड़ा यूनिट है, और ये क्लियर है, यहाँ पे न्यूटन और मीटर, यहाँ पे डायन और सेंटीमीटर, तो जॉल बड़ा है। जब जॉल बड़ा है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर होनी चाहिए, 1 स्मॉलर। ठीक है, अर्ग छोटा है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, और वो है हमारे पास क्या है? 10⁻⁷। तो 1 जॉल जो है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। क्लियर हुई बात? अब स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी। अब टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये हम कैसे डिफाइन करूं? ये बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसके लिए मैं डिफरेंट फोर्सेस को इन्वॉल्व करूंगा, कई फोर्सेस को मैं इन्वॉल्व करूंगा जिसके बारे में कई लोगों की जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस यहाँ से आपने काफी तवज्जो देनी है टाइप्स ऑफ वर्क।
नंबर वन, पॉजिटिव वर्क। याद रखो, वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे वर्क का पॉजिटिव या नेगेटिव होना, ये दो वेक्टर्स की बीच का जो एंगल है ये उसका रोल है। उसका जो रोल है, दो वेक्टर, ये एक फोर्स है एक डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें जो एंगल बनती है दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन में, ये उसका रोल है। अच्छा, तो पॉजिटिव वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? If the displacement is along F, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो along F और along a component of the force, the work done is positive. वर्क डन कब पॉजिटिव होगा? जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो या फोर्स के किसी कंपोनेंट के डायरेक्शन में हो, तो हमारे पास जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा। और ये कौन से एंगल के लिए? थीटा कितना होना चाहिए? याद रखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90। इतने एंगल के लिए, 0 से लेकर 89 से कम, इतने एंगल के लिए हमारे पास वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। और नोट कीजिएगा कि पॉजिटिव वर्क increases the kinetic energy of the body. पॉजिटिव वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। समझ आ रही है? जब भी बॉडी स्पीड अप हो, मतलब बॉडी पॉजिटिव वर्क कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मींस वो स्पीड अप हो जाएगा टाइम टू टाइम। और स्पीड अप क्यों? क्योंकि वर्क करने के लिए फोर्स की जरूरत है। जब भी फोर्स न्यूटन लॉ के मुताबिक अप्लाई हो तो बॉडी एक्सेलरेट होती है। मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हो सकता है, मतलब इट कैन हैव मैनी वैल्यूज, कई वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा? याद रखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इट मींस कि बॉडी की जो फोर्स इस्तेमाल हुई वो फोर्स एग्जैक्टली फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो इस सिचुएशन में वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस काज 0 डिग्री, और काज 0 हमारे पास इक्वल है 1 का। तो मैक्सिमम वर्क जो है, इधर हम लिखते हैं मैक्सिमम, वो हमारे पास एफ एस है, ये मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉजिटिव। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो ये है पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क या जीरो वर्क कब होगा? नेगेटिव वर्क या जीरो। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वर्क। व्हाट इज नेगेटिव वर्क? नंबर सेकंड, नेगेटिव work. If the force F, अगर force F and displacement are opposite to each other, या or S is opposite to the effective component of force. The work done will be negative.
अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली एक दूसरे के साथ अपोजिट हो तब भी नेगेटिव, लेकिन वो उस केस में मैक्सिमम नेगेटिव वर्क है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स का जो इफेक्टिव कंपोनेंट, यानी इफेक्टिव कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, यानी फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो काम में इंक्लूड है, जो काम कर रहा हो, अगर डिस्प्लेसमेंट उस कंपोनेंट के अपोजिट हो तब भी वर्क नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस कैसे होता है? देखिए, एक बॉडी को हम इस तरह छोड़ दें, ये जमीन की तरफ आएगी इस तरह, लेकिन इस पे और फोर्स होता है ड्रैग फोर्स, और वो फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। वो जो ड्रैग फोर्स है ना, वेलोसिटी डिपेंडेंट, मतलब जितना बॉडी का स्पीड इंक्रीज होता है उतना ही ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो याद रखो, ये जब नीचे आएगी तो डाउनवर्ड इस पे जो फोर्स है वो mg है, वो कांस्टेंट है, वो छोटे डिस्टेंस के लिए, मतलब नियर टू द अर्थ सरफेस, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। बॉडी स्टिल रहे या मोशन करे या घूम रहे वगैरह वगैरह, ये फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, ये बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जितना जो ही हम बॉडी को छोड़ देते हैं तो उस वक्त ये फोर्स नहीं होता, लेकिन जो ही इसने मोशन स्टार्ट की और ये एक्सेलरेट होता रहा तो ये फोर्स जो है इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज होती है टाइम टू टाइम। क्लियर हुई बात? और ये जब बॉडी नीचे आएगी तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है, और फोर्स क्या है? अपवर्ड है, ड्रैग फोर्स। अब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। तो ये ड्रैग फोर्स कितना काम करेगा? वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये ड्रैग फोर्स एफ ड्रैग एस cos 180 डिग्री। cos 180 किस चीज के इक्वल है? -1 माइनस एफ डी एस। तो ये पॉइंट नोट कीजिए कि नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है। नेगेटिव वर्क का ये मतलब है कि ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी टाइम टू टाइम। क्लियर? जब भी बॉडी पे नेगेटिव वर्क होता है इसका मतलब ही एक होता है कि बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है कम होती जा रही है। इसका एक और एग्जांपल हमारे पास जो है फ्रैक्शन फोर्स। देखिए, फ्रैक्शन फोर्स, लेकिन याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन में जो फ्रैक्शन होता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन नहीं, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो देखो, फ्रैक्शन फोर्स एक बॉडी को मैं इस तरह, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसको मैं इस तरह एक धक्का दे दूं फोर्स, तो ये जाएगा लेकिन इधर कहीं भी रुक जाएगा। ये क्यों रुकता है? इधर क्यों रुकता है? क्योंकि ये जब स्लाइड हो रही है इस सरफेस पे, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स होती है जो हमेशा बॉडी के जो मोशन है उसके अपोजिट होता है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, खुद ब खुद। अगर मोशन उस डायरेक्शन में हो तो ये इस तरह होता है, अगर बॉडी को इस तरह आप मूव करिए उस डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो लेट्स सपोज द बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? दोनों अपोजिट है, 180 डिग्री है। अच्छा, तो वर्क बाय फ्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्शन फोर्स cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री जो है वो -1 के इक्वल है। तो वर्क डन
बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ एस। यही वजह है कि ये बॉडी, इस बॉडी की जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली ज्यादा थी, और यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल ये जीरो के बराबर। मतलब है कि जब भी नेगेटिव वर्क हो बॉडी पे तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और एक पॉइंट नोट भी कीजिएगा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ड्रैग फोर्स की तरह वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, इसका ताल्लुक वेलोसिटी से नहीं है। मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपको बॉडी हाई स्पीड के साथ स्लाइड करे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और स्लो स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन कम होगी, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन जितना है काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही होगा, आप तेज स्लाइड करें या स्लो स्लाइड करें, ओके। लेकिन वो जो ड्रैग फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, क्लियर। और ये जो मैंने बात की स्ट्रेट लाइन की, इसमें भी थोड़ा सा एक बात है, और वो ये है कि जब भी बॉडी एक गाड़ी, एक ट्रेन है, एक गाड़ी है, एक मोटर कार जो टर्न ले रही है इस तरह, तो यहाँ पे देखिए ये एक गाड़ी है हमारे पास, ये टर्न ले रही है इस तरह। हम सैटेलाइट से इसका तस्वीर जो है वो लेना चाहेंगे तो इस तरह, ये इस तरह दिखाई देगा, ठीक है, ये इस तरह। तो याद रखो कि यहाँ पे जो टायर्स और रोड के बीच में ये दो किस्म का भी फ्रिक्शन है। एक फ्रिक्शन तो है वो जो इस तरह जो ये आगे जा रहा है वो है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में नोट कीजिए कि रोलिंग फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बॉडी में काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्न लेता है और जो फ्रिक्शन पैदा होती है, तो वो फ्रिक्शन क्या करता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। यानी यहाँ पे जो इस गाड़ी को इस टर्न लेने के काबिल बना देता है, तो वो फोर्स होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये कहाँ से प्रोवाइड होती है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है जब टर्न में, तो ये बॉडी भी काम नहीं करता, यानी कार पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों? इसलिए कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में और बॉडी का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। क्लियर हुई बात? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जीरो वर्क है। जीरो वर्क कब होगा? जीरो वर्क नंबर 3, zero work. If a force is perpendicular to displacement, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो वर्क नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट भी होगी, फोर्स भी होगी, लेकिन वर्क नहीं होगा। इस सिचुएशन में दैट इज एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो W इज इक्वल टू एफ एस cos 90 डिग्री। cos 90 जो है वो 0 के इक्वल है, तो W इज इक्वल टू 0 जॉल वर्क। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल देखिए, नॉर्मल फोर्स है, बॉडी की जो नॉर्मल फोर्स है वो बॉडी पे काम नहीं करता, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी पे काम नहीं करता, क्लियर बात। इस तरह लेट्स सपोज मैं एक बॉडी को इस तरह एक इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करूंगा, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक बॉडी, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और इस ब्लॉक पे देखिए कितने फोर्सेस हैं। एक तो इसका जो वेट है डाउनवर्ड वो इसी डायरेक्शन में है, क्लियर। तो इस वेट के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट ये है W, ये इसका जो वेट है W cos थीटा है, ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली इक्वल होगा, और इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है। और इसका एक कंपोनेंट है W sin थीटा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे जो फोर्स है जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है वो है हमारे पास W sin थीटा। दूसरा जो फोर्स है यहाँ पे वो है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स,
और चौथा जो हमारे पास फोर्स है वो है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब देखो बॉडी स्लाइड हो रही है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। क्लियर? अब देखो ये फोर्स यानी डब्ल्यू साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर? तो ये वाला फोर्स जो है ये पॉजिटिव वर्क करेगा। क्लियर? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में है। ये फोर्स जो कि फ्रैक्शन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो ये नेगेटिव वर्क करेगा। और कितना नेगेटिव वो इससे पहले हम कर चुके हैं। ये जो नॉर्मल फोर्स है तो यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री है। ये कितना वर्क करेगा 0 जूल वर्क। ठीक है, नॉर्मल फोर्स है। क्लियर हुई बात? तो ये है। इसका एक और एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स काम क्यों नहीं करता? अगर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास और एक चार्ज ये एक्स एक्सिस है, एक चार्ज जो है वो जेड एक्सिस में इस तरह आ रहा हूं, ये जेड एक्सिस है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस पे जो फोर्स होता है वो वाई डायरेक्शन में होती है। एफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो जो भी फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो यानी मोशन के परपेंडिकुलर हो, तो याद रखिएगा कि वो क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। और ऐसा फोर्स जो है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, देखो ऐसे केस में क्या होता है, अगर बॉडी भी परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई हो तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें एक स्टोन है, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग के इस एंड पे बांधा हुआ है, इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है। यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। तो याद रखिएगा ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा, जो इसकी बॉडी की जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। ये इनिशियली इस डायरेक्शन में, फाइनल इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह। लेकिन इस बॉडी को स्पीड अप या स्पीड डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीड अप या स्पीड डाउन मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ये वर्क के जरिए होता है। ठीक, वर्क के जरिए, बगैर वर्क के नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आती है ये ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है, उसको फिर बाद में इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है जी, तो अभी क्लास लंबी हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसके बाद हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेटिव फोर्स इंशाल्लाह इसके लिए रेडी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिजिक्स विद निसार शेरपा के चैनल को सब्सक्राइब करें, अप्रिशिएट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, ईटा के मुतालिक हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के मुतालिक हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।